नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मधुरम हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उदयपुर मेवाड़ से मैं हूं डॉक्टर बाल गोपाल शर्मा। निशुल्क कक्षा है मित्रों, और आज हमारी काव्य शास्त्र की 12वीं क्लास है और काव्यम सीरीज के अंतर्गत आज हम एक अद्भुत टॉपिक पढ़ने वाले हैं, साधारणीकरण, जो फर्स्ट ग्रेड के लिए इंस्टेंटली यानी त्वरित रूप से उनके काम का होगा। सेकंड ग्रेड वाले भी इसको अच्छे से पढ़ लें, नेट सेट पीजीटी टीजीटी सभी मित्रों के लिए ये टॉपिक बहुत छोटा, अच्छा, सरल तरीके से आप तक पहुंचाऊंगा। आप सबने रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य वाली क्लास का बहुत आनंद लिया है और मित्रों महाकाल का बुलावा आया और कहीं न कहीं उनके दर्शनार्थ उनका आशीष लेने के लिए मैं चला गया। और कहते हैं कि पूरा दिन 365 दिन काम करने के लिए कम रहते हैं एक मनुष्य के लिए, और निश्चित तौर पर मैं भी निरंतर अपने कार्यों में जुटा हुआ रहता हूं, लेकिन फिर भी ऐसा कोई योग बन गया मित्रों और मुझे जाना ही पड़ा। और मैं गया तो मुझे बड़ी आनंद की अनुभूति हुई है। और एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर हम वापस अपनी कक्षाओं को कंटिन्यू कर रहे हैं। आने वाली कक्षाएं बिल्कुल सेकंड ग्रेड कॉन्सेंट्रेट होने वाली है, सीधे उनके जो चैप्टर्स हैं उन्हीं को मैं एक बार पढ़ाऊंगा। उसके बाद काव्य शास्त्र को आगे की तरफ डिटेल में हम लेकर जाएंगे, इसलिए सेकंड ग्रेड वाले हमारे जितने मित्र हैं वो चिंता ना करें। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। और साथ ही साथ एक जानकारी और दे दूं मित्रों, 1299 रुपए में एक सामान्य से शुल्क में सेकंड ग्रेड का कोर्स पूरा आपके लिए रखा हुआ है। जिन साथियों का मन अभी भी करता है तो आज के लिए भी वो ऑफर और एक्सटेंड कर दिया गया है। आपकी तारीख नजदीक है, ज्यादा चिंता नहीं करके चिंतन करते हुए इस अवसर को अंतिम अवसर बनाने का प्रयास करें। ठीक है मित्रों, जानकारी देना मेरे हाथ में है, बाकी निर्णय आपके हाथ में है। चलिए देखते हैं मित्रों, सेवा सबकी कीजिए मगर आशा किसी से मत रखिए, है ना। YouTube पर निशुल्क रूप से सेवा करने वाले सभी शिक्षकों के लिए भी समर्पित है। सेवा सबकी कीजिए मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि 4000 लोग, 10,000 लोग, 20,000 लोग किसी वीडियो को और क्लास को देखते हैं, लाइक की संख्या कई मुश्किल से 1000 होती है। तो क्या हम वीडियो देखते देखते इतना सा भी नहीं कर सकते कि एक थम्स अप दिखा दें, एक क्लिक कर दें? क्योंकि आप सोचिए, जिसकी कक्षा को आप देख रहे हैं कम से कम उसको इतना सा अप्रिशिएट कर लें तो हमारा क्या बिगड़ता है। और कहीं ना कहीं हमें भी ये लगेगा आत्मसंतुष्टि कि यार हमने सर की क्लास देखी, किसी की भी कह रहा हूं, मेरी नहीं कह रहा। तो हमारा फर्ज है, मैं भी कोई YouTube पर वीडियो देखता हूं, मुझे ठीक लगता है, मैं जरूर उसको समय निकाल कर जो है थम्स अप दिखाता हूं, ताकि कम से कम एक मोटिवेशन है सामने वाले व्यक्ति के लिए जो इस तरह के निःशुल्क कार्य को कर रहा है और वीडियोस बनाकर आप तक जानकारी पहुंचा रहा है। तो सेवा सबकी कीजिए मित्रों, हमने भी यही व्रत ले रखा है। आपकी निरंतर करते रहेंगे सेवा, क्योंकि शिक्षक हैं, और आप हमारी सेवा किस तरह से करेंगे ये समय के साथ देखा जाएगा। लेकिन एक बार थम्स अप के साथ, शेयर लाइक के साथ, है ना, सब्सक्राइब के साथ आप सेवा कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, सेवा सबकी कीजिए मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। आज का जो टॉपिक है मित्रों वो है साधारणीकरण। व्यक्ति को अपने जीवन में जब तक साधारणीकरण की अवस्था में नहीं रहता तब तक उसको आनंद की अनुभूति नहीं रहती मित्रों, है ना। कहीं पद का, कभी प्रतिष्ठा का, कभी ज्ञान का, कभी रूप का, किसी न किसी रूप में अगर कोई अहम है और वो साधारण स्थितियों को नहीं जीता है, तब तक उसे रस की अनुभूति मजेदार नहीं हो सकती मित्रों। इसलिए आज का टॉपिक बड़ा मजेदार है, साधारणीकरण। आप कितने ही ज्ञानी क्यों ना हो तब भी साधारण रहिए। आपके पास कितने ही पैसे क्यों ना हो, रुपये क्यों ना हो, बैंक बैलेंस और अचल संपत्तियां क्यों ना हो, आप साधारण रहिए, है ना। आप कितने ही रूपवान क्यों ना हो, लेकिन फिर भी साधारण रहिए। और काव्य में साधारणीकरण का क्या अर्थ है ये जरूर हम देखते हैं। साधारण में कर्ण प्रत्यय लगा हुआ है मित्रों। अगर आप देखेंगे इस शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आप देखेंगे इस शब्द में है क्या। इस शब्द में मित्रों साधारण शब्द है, साधारण शब्द है, और साधारण शब्द में कर्ण प्रत्यय लगा दिया गया है, और एक नए शब्द की व्युत्पत्ति होगी जिसको हम कहते हैं साधारणीकरण। तो काव्य शास्त्र में साधारणीकरण, अंग्रेजी में जिसको हम जनरलाइजेशन कहते हैं, तो भट्ट नायक ने सबसे पहले ये साधारणीकरण का सिद्धांत दिया। किसने? तो याद रखना मित्रों, ये साधारणीकरण का सिद्धांत देने वाले कौन है? भट्ट नायक है मित्रों। भट्ट नायक ने साधारणीकरण का सिद्धांत दिया है। रस सूत्र के हमारे तीसरे व्याख्याता आचार्य हैं, रस सूत्र के तीसरे व्याख्याता आचार्य है भट्ट नायक, जिन्होंने क्या दिया मित्रों? भुक्तिवाद नाम दिया। अपने रस सूत्र के सिद्धांत की जो व्याख्या इन्होंने की है उसका नाम दिया है भुक्तिवाद। तो सबसे पहले काव्य में साधारणीकरण की बात करने वाले कौन है? भट्ट नायक। पहला प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य भट्ट नायक ने काव्य शास्त्र में
रसानुभूति के संदर्भ में साधारणीकरण का सिद्धांत दिया वो वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। सरल सी बात से समझिए, मेरा दुख आपको अपना दुख प्रतीत हो तब आप उस रस की अच्छी अनुभूति कर सकते हैं। मेरी सफलता आपको अपनी सफलता लगे तो आप उसकी अनुभूति बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसको कहते हैं साधारणीकरण। मैं बार बार बागवा पिक्चर का उदाहरण जो है कक्षा में देता रहता हूं। हमें पता है कि अमिताभ बच्चन की कोई दिक्कत नहीं है, हेमा मालिनी के भी कोई दिक्कत नहीं है, और वो वास्तविक जीवन में पति पत्नी भी नहीं है, एक अभिनय कर रहे हैं। लेकिन अभिनय की कुशलता इतनी जबरदस्त है कि हमें लगता है कि हम कहीं न कहीं अपने माता पिता को इन बच्चों की तरह दुख तो नहीं पहुंचा रहे, और हम बड़े भाव विभोर हो जाते हैं और आंखें हमारी नम हो जाती है और रुआंसे से हो जाते हैं। कई लोग तो उस पिक्चर को देखते देखते रो पड़ते हैं मित्रों। इसका मतलब आप सोचिए, हमें यह पता है अच्छे से कि अमिताभ बच्चन जी को, हेमा मालिनी जी को यूं कोई अपने दैनिक जीवन में, वास्तविक जीवन में कोई तकलीफ नहीं है ऐसी, लेकिन फिर भी उन्होंने जिस माता पिता का रोल किया है मित्रों, और बच्चे जिस तरह से उन्हें छोटी छोटी बातों को लेकर नजरअंदाज करते हैं, टोकते हैं, रोकते हैं मित्रों, अलग अलग कर देते हैं, ये जो दर्द है वो दर्द हमें अपना दर्द लगने लगता है। इसके पीछे एक बात है, वो है साधारणीकरण। कि राम जी का दर्द, सीता के लिए विलाप करते हुए राम जी का दर्द जो है हमें अपना लगे। राम जी न मानकर, है ना, दिव्य पुरुष नहीं मानकर एक साधारण पुरुष मानते हुए हम उनके दुख के सहभागी बन जाते हैं, उनकी खुशियों के सहभागी बन जाते हैं। ये सहभागी कब बन सकते हैं? जब मित्रों राम जो है वो थोड़ा सा नीचे आए, आप थोड़ा सा ऊपर उठे, और आप किसी एक भाव भूमि पर दोनों ही स्थिर हो गए, तब उनका दुख जो है हमें अपना दुख लगेगा। सीता जी का हरण हुआ है, राम जी कष्ट में है, वो कष्ट हमें अपना लगेगा। सीता मैया जो है वो अशोक वाटिका में किसी न किसी रूप में कैद है, उनकी जो तकलीफ है वो हमें अपनी तकलीफ लगने लग जाए, तो आप सोचिए साधारणीकरण हो गया। और ये सिद्धांत देने का काम किया भट्टनायक ने। आइए किसने क्या क्या कहा है हम बात करते हैं। साधारणीकरण के बिना रसानुभूति संभव नहीं होती है। साधारणीकरण को रस निष्पत्ति के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। तो हम बहुत कम समय में इस चैप्टर को पूरा करने वाले हैं, आप देखिएगा। साधारणीकरण का अर्थ क्या है? जैसे हमने अभी चर्चा करी ली, साधारणीकरण का अर्थ है सामान्यीकरण। बहुत सरल तरीके से समझें, यह सामान्यीकरण की प्रक्रिया है, विशेषीकरण की प्रक्रिया नहीं है, सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन की प्रक्रिया है। ये जनरलाइजेशन की प्रक्रिया है, अर्थात रंगमंच पर अभिनय करते समय राम का चरित्र निभाने वाले, ध्यान देना, रंगमंच पर अभिनय करते समय राम का चरित्र निभाने वाले नायक को विलाप करते देख सहृदय सामाजिक राम को साधारण व्यक्ति समझ लेते हैं। जो सहृदय है, पहली बार रस की जो है उपस्थिति किधर, दर्शकों में सहृदय सामाजिक में बताने वाले कौन है? भट्टनायक है। इनसे पहले जो भट्टलोलट थे मित्रों और आचार्य शंकुक है, वो रस की उपस्थिति जो है रंगमंच पर ही मानते हैं, मूल अनुकार्य में ही मानते हैं, है ना, वो दर्शकों तक नहीं आई है। लेकिन इन्होंने पहली बार कहा कि रस जो है वो वास्तव में कहा है सहृदय सामाजिक के हृदय में अनुभूति का विषय है ना, तो दर्शकों तक पहुंचाने का काम इन्होंने किया है। यही भाव रसानुभूति करवाने में सहायक होता है, जिसे साधारणीकरण कहते हैं। यानी राम कोई अवतारी पुरुष न मानते हुए, उन्हें एक साधारण पुरुष मानते हुए, उनकी तकलीफ को अपनी तकलीफ मानते हुए जो जनरलाइजेशन करते हैं, सामान्यीकरण करते हैं, वही साधारणीकरण है मित्रों। कितने मित्र जुड़ गए कक्षा से? जितने जुड़ गए उन्होंने बहुत अच्छे से शेयर कर दिया है, लाइक कर दिया है। सभी का स्वागत कर लेता हूं। बहुत सारे मित्र बीच में जुड़ते हैं हमारे, और इन कक्षाओं को लेकर आपका जो प्रेम है, मुझे लगता है 1000-1500 बच्चे हमारे इन कक्षाओं से लाभान्वित हो रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से। बहुत अच्छा है ना। अब ये 1.5 लाख कब होंगे देखा जाएगा, लेकिन अभी आप जो हो रहे हैं ना, मुझे बहुत संतुष्टि है। और मैं आप सबके लिए सच कह रहा हूं, बाबा महाकाल के चरणों में नतमस्तक होकर अभिषेक करके आया हूं, और आप सबकी मंगल कामनाएं करके आया हूं कि मेरे सारे विद्यार्थियों को, हे बाबा, ऐसी शक्ति और सामर्थ्य देना कि वो कहीं न कहीं इस समर में जो जूझ रहे हैं उनको विजय श्री मिले, लेकिन कर्म करते रहना। आस्तिक लोगों से बात कर रहा हूं, है ना। संसार में खूब सारे लोग, ढेर सारे नास्तिक हैं। उन नास्तिकों के लिए तो मैं यहाँ से हाथ जोड़कर उनको नमस्ते कर देता हूँ। नास्तिकों को समझा नहीं सकता, है ना, जो ईश्वर के अस्तित्व को ही नहीं स्वीकारते उनको मैं नहीं समझाता। लेकिन मैं अपना जो वंशानुगत परंपरा है, भारतीय संस्कृति है, सनातन संस्कृति, उनमें आस्था रखने वाला व्यक्ति, और ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। और जो नहीं रखना चाहता उसको भी अपन नहीं कह रहे कि भाई रख, ये तेरी इच्छा है भाई, तेरे को जिसको मानना हो मान, नहीं मानना हो मत मान। लेकिन जो मानते हैं उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाकर उनको समझाने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको नहीं समझा रहे हैं, और आप हमें मत समझाओ।
हमें सब समझ में आता है, बुद्धि लब्धि आपके पास भी बहुत है, हमारे पास भी बहुत है, किसी के पास नकारात्मक है, किसी के पास सकारात्मक है। हम हमारे पुरखों और वंशों की लाज रखेंगे, भारत माँ के लिए निरंतर कुछ न कुछ जो हमारी सनातन संस्कृति है उसका संरक्षण जरूर करेंगे, और हम किसी की और की संस्कृति के विरुद्ध हम कुछ नहीं बोलते, सदैव से नहीं बोलते, है ना। सारी नदियां और नाले एक ही समुद्र में जाएंगे, आपको जो करना है वो कर लो, है ना। साधारणीकरण हो जाएगा मित्रों। अंत में क्या होने वाला है? साधारणीकरण। मैं नहीं रहूंगा, तुम नहीं रहोगे, बस एक ही जगह जाना है, जहां से आए थे वहीं हमें वापस भेज दिया जाएगा। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, जाना एक जगह है। साधारणीकरण है। तो बाबा महाकाल आप सबका कल्याण करें, और मैं भी आप सबके लिए मंगल कामनाएं, क्योंकि आप सोचिए मैं शिक्षक हूं, मेरे से जुड़े हुए सभी छात्रों के लिए मंगल कामनाएं करना मेरा फर्ज है। मेरा ईश्वर से प्रार्थना करना मेरा एक फर्ज है कि मेरे सारे विद्यार्थियों को सामर्थ्य देना, शक्ति देना कर्म आपका है मित्रों। मैं तो मेरा कर्म करके आया हूं, आप धरातल पर अच्छे से कर्म कीजिएगा और मिलकर विजयश्री का इतिहास लिखते हैं। अंदर हौसले जज्बे पूरे रखिएगा, अपने आप को कमजोर समझते हैं, बस ये सबसे पहली हार है। परिस्थितियों के आगे घुटने टेक देते ना, ये पहली हार है। और मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई भी बहन, मेरी कोई भी ऐसी बिटिया, है ना, कोई भी मेरा भाई, कोई भी ऐसा प्रतियोगी मित्र जो है परिस्थितियों के आगे घुटने टेके। परिस्थितियों को कह दो कि तुम हमसे नहीं, है ना, हम तुमसे नहीं, तुम हमसे हो, चिंता करने की जरूरत नहीं है, अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा। चलो आगे बढ़ते। काव्य का विषय जब साधारण या सामान्य सा प्रतीत होने लगता है, उसके विशेषत्व का परिहार हो जाता है, ध्यान रखना, उसके विशेषत्व का परिहार हो जाता है, उसे ही साधारणीकरण कहते हैं। ठीक है मित्रों, सामान्य सा विषय प्रवेश हो गया। दूसरे शब्दों में वर्णित विभावादि विशेष न रहकर, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, है ना, वर्णित विभावादि विशेष न रहकर सामान्य प्रतीत होने लगे, वही साधारणीकरण है। साधारणीकरण के सिद्धांत के बारे में विविध मत। प्रश्न वहां से भी आ गया कि साधारणीकरण का सिद्धांत किसने जो है काव्य शास्त्र में स्थापित किया? तो भट्टनायक ने, है ना। भट्टनायक ने जो रस सूत्र की व्याख्या की उसका क्या नाम है? तो भुक्तिवाद है मित्रों। ठीक है, और फिर हम कहेंगे कि ये जो आचार्य सांख्य दर्शन के अच्छे ज्ञाता थे भट्टनायक, और साथ ही साथ भट्टनायक का जो मत है उसको हम समझते हुए साधारणीकरण के बारे में अन्य जो हमारे आचार्य हैं उन्होंने अपना मत रखा है। तो पूछा जाता है भट्टनायक के अनुसार साधारणीकरण का अर्थ है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साधारणीकरण का अर्थ है। बस यही एक आध प्रश्न, दो प्रश्न हमारे समक्ष आते हैं। तो मैंने बहुत संक्षिप्त में इस बात को सीधे सीधे यहाँ पर रखा है, आप कोशिश है आपको समझ में आ जाए भट्टनायक का क्या मत है, क्योंकि मत ही इन्होंने रखा है। साधारणीकरण के आविष्कर्ता भट्टनायक के अनुसार भावकत्व साधारणीकरणम तेन ही व्यापारेण विभावादयः स्थायी च साधारणी क्रियन्ते। अर्थात भावकत्व ही साधारणीकरण है। आपको इतना सा याद रखना है, भावकत्व ही क्या है? साधारणीकरण है। ये कहते हैं कि साधारणीकरण किसका होता है? भावकत्व का। बस इतना सा याद रखिए, भावकत्व का ही साधारणीकरण होता है। इस व्यापार से विभावादि और स्थायी भाव का साधारणीकरण हो जाता है। जो भावकत्व है, भोजकत्व है, तो यहां भावकत्व जो है मित्रों, है ना, भाव का ही क्या होता है? साधारणीकरण होता है। इतना सा याद रखना, ज्यादा गहरे में नहीं जाते। सीता आदि विशेष पात्रों का कामिनी आदि साधारण रूप में प्रतीत होना ही साधारणीकरण है। भट्टनायक ने शब्द रूप काव्य के 3 व्यापार माने, शब्द रूप काव्य के 3 व्यापार माने हैं, अभिधा व्यापार, भावकत्व व्यापार और भोजकत्व व्यापार। ध्यान देना, राम सीता साधारणीकरण से पूर्व विशेष व बाद में सामान्य नायक नायिका या स्त्री पुरुष मात्र रह जाते, यही साधारणीकरण है, और ये भावकत्व व्यापार का ही साधारणीकरण मानते हैं। अभिनव गुप्त का क्या मत है मित्रों, इसके बारे में भी हम थोड़ा देख लेते हैं। अभिनव गुप्त हम जानते हैं रस सूत्र के चौथे व्याख्याता आचार्य है। ध्वन्यालोक लोचन आपका प्रसिद्ध ग्रंथ है, और आपने अभिव्यक्तिवाद नाम से जो है आपने रस सूत्र की व्याख्या की है, और आपने कहा कि कहीं न कहीं जो है मिट्टी में जिस तरह से पहले से सुगंध जो है समाहित रहती है, लेकिन जैसे जल आदि के छींटे, वर्षा आदि के छींटे लगते हैं तो मिट्टी की खुशबू प्रकट होने लगती है। तो मित्रों, भट्टनायक के बाद आचार्य अभिनव गुप्त ने साधारणीकरण के सिद्धांत पर प्रकाश डाला, और उनके अनुसार क्या है, ये किसको मानते हैं वो देख लेते हैं मित्रों। आइए देखते हैं। विभावादि का ही साधारणीकरण नहीं होता, बल्कि स्थायी भाव का भी साधारणीकरण होता है। इनका कहना यह कि केवल विभावादि का ही साधारणीकरण नहीं होता, स्थायी भाव का भी साधारणीकरण हो जाता है। स्थायी भाव के साधारणीकरण का अभिप्राय है देश काल के बंधनों से मुक्ति, देश काल के बंधनों से मुक्ति। विभावादि का ममत्व और परत्व की भावना से अलग हो जाना ही साधारणीकरण है। अभिनव गुप्त के अनुसार साधारणीकरण के 2 स्तर हैं। पहला है विभावादि का व्यक्ति विशिष्ट संबंध छूट जाना,
और दूसरा स्तर है सामाजिक का व्यक्तित्व बंधन नष्ट हो जाना। स्थायी भाव व विभावादि के साधारणीकरण के साथ साथ सामाजिक अनुभूति का भी साधारणीकरण होता है। तो इनका जो मुख्य मत है वो ये पहली लाइन आप समझ लीजिएगा कि विभावादि का ही साधारणीकरण नहीं होता बल्कि स्थायी भावों का भी क्या होता है, साधारणीकरण होता है। ये इनका मत है। कभी कभी साधारणीकरण के संबंध में अभिनव गुप्त का कथन सत्य है या असत्य है ऐसा पूछा जा सकता है। तो इन 3-4 चीजों को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। अगला है मित्रों आचार्य विश्वनाथ का मत, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हम ध्यान से देखना है। आचार्य विश्वनाथ क्या कहते हैं? आचार्य विश्वनाथ ने अपना मत व्यक्त करते हुए लिखा, परस्य न परस्येति ममेति न ममेति चह तदास्वादे विभावादे परिच्छेदो न विद्यते। देखिए, अर्थात विभावादि का अपने पराये की भावना से मुक्त हो जाना, विभावादि का अपने और पराये की भावना से मुक्त हो जाना ही साधारणीकरण है। महत्वपूर्ण बात है, अपने पराये की भावना से मुक्त हो जाना ही क्या है, साधारणीकरण है। आचार्य विश्वनाथ के मत से सहृदय सामाजिक का काव्य में वर्णित आश्रय के साथ तादात्म्य हो जाता है। इस तादात्म्य बोध के कारण सामाजिक अपने को आश्रय से अभिन्न मानने लगता है, यानी मैं स्वयं राम ही हूं ऐसा मानने लग जाता है ना। ये साधारणीकरण है मित्रों। तो इनके साधारणीकरण का सीधा जो है अपने और पराये की भावना से मुक्त हो जाना ही क्या है, साधारणीकरण है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट अपन देखते हैं आचार्य शुक्ल का मत। देखिएगा, आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि में साधारणीकरण पर मौलिक ढंग से विचार किया है। उनके अनुसार, है ना, ध्यान रखना, आचार्य शुक्ल का बहुत महत्वपूर्ण मत है, ये बहुत मोस्ट है मित्रों। साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है, याद रखना, साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है, इस बात को पक्का कीजिए। साधारणीकरण का अर्थ यह कि पाठक या श्रोता के मन में जो व्यक्ति विशेष आता है वह जिस प्रकार आश्रय के भाव का आलंबन होता है वैसे ही अन्य सहृदय पाठकों या श्रोताओं के भाव का आलंबन हो जाता है। व्यक्ति तो विशेष ही रहता है पर उसमें प्रतिष्ठा ऐसे सामान्य धर्म की रहती है जिसके साक्षात्कार से सभी सहृदयों के मन में एक ही, ध्यान रखना, आपने इतना सा याद रखना, आलंबनत्व धर्म का क्या होता है, साधारण होता है, साधारणीकरण होता है। आलंबनत्व धर्म कौन है? जैसे राम आलंबन है, ठीक है, तो आलंबनत्व धर्म का ही क्या हो जाता है, साधारणीकरण हो जाता है, भाव थोड़ा बहुत उदित होता है। आचार्य शुक्ल रसानुभूति के 2 प्रकार मानते हैं। एक उत्तम कोटि की रसानुभूति सहृदय का तादात्म्य आश्रय के साथ हो जाए, उसको उत्तम कोटि की रसानुभूति। मध्यम कोटि की रसानुभूति सहृदय काव्य में वर्णित आश्रय का शील दृष्टा बनता है, वो साधारण मध्यम कोटि की रसानुभूति है। आचार्य श्याम सुंदर दास का मत क्या, ये भी मोस्ट है मित्रों, ये भी परीक्षाओं में पूछा गया है। साधारणीकरण सहृदय सामाजिक के चित्त का होता है, बस इतना से याद रखना, सहृदय सामाजिक के चित्त का साधारणीकरण होता है, ध्यान रखना, सहृदय सामाजिक के चित्त का साधारणीकरण होता है। आचार्य शुक्ल करें आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है। भट्ट नायक कहते हैं भावकत्व व्यापार का साधारणीकरण होता है मित्रों, ध्यान रखना, है ना। अभिनव गुप्त कहते हैं कि स्थायी भाव का भी साधारणीकरण होता है, विभावादि का ही साधारणीकरण नहीं, स्थायी भाव का भी साधारणीकरण होता है। तो ऐसे एक एक बात को पक्का याद रखना है। देखिए, मधुमति की भूमिका यहां पर हम देख लेते हैं इसको। साधारणीकरण की व्याख्या मधुमति भूमिका से की जा सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि साधारणीकरण के संदर्भ में मधुमति भूमिका का उल्लेख किसने किया है, तो आचार्य श्याम सुंदर दास ने मधुमति भूमिका का उल्लेख किया। ये मधुमति भूमिका क्या है? मधुमति भूमिका योगी साधक की वह चित्त अवस्था है, चित्त की अवस्था है जो निर्वितर्क होती है। चित्त की 2 अवस्थाएं होती है, एक वितर्क, दूसरी है निर्वितर्क। वितर्क दशा में चित्त को वस्तु, वस्तु के संबंध और वस्तु के संबंधी तीनों की पृथक पृथक अनुभूति होती है। किस दशा में? वितर्क दशा में। इसकी शब्द अर्थ व ज्ञान कहते हैं। इसको शब्द अर्थ और क्या कहते हैं? ज्ञान कहते हैं, शब्द अर्थ और ज्ञान। निर्वितर्क दशा में क्या होता है मित्रों? निर्वितर्क दशा में केवल वस्तु की प्रतीति होती, उसके संबंध व संबंधी की नहीं होती। मधुमति की भूमिका में पहुंचे हुए चित्त दशा निर्वितर्क होती है। मधुमति की भूमिका का मतलब ये होता है कि व्यक्ति, योगी जो है, इतना ऊपर उठ जाता है कि वो कहां है, किसका संबंधी है, किस पद पर है, ये सब भूल जाता है। ये मधुमति भूमिका है, ध्यान रखना, जहां रसानुभूति जो है बहुत अच्छे से हो सकती है। साधारणीकरण की तुलना इसी मधुमति भूमिका से की जा सकती है जिसमें चित्त निर्वितर्क दशा में होता है। जब सहृदय सामाजिक का चित्त साधारणीकरण की दशा में पहुंच जाता है तब उसे पुत्र की प्रतीति केवल पुत्र के रूप में होती है। वह किसका पुत्र है, उसका संबंध उससे क्या है, इसकी प्रतीति नहीं होती। इसलिए राम का दुख, अपना दुख महसूस करने लगते हैं। राम किसके क्या लगते हैं, किसके पुत्र, ये भूल जाते हैं हम। इस प्रकार प्रतीत होता हुआ पुत्र प्रत्येक सहृदय के वात्सल्य का आलंबन होगा। प्रत्येक सहृदय के वात्सल्य का क्या होगा मित्रों? आलंबन होगा, क्योंकि हम भूल जाते हैं ये यशोदा मैया का पुत्र है। ऐसा
चित्त के एक तान और एक लय होने की दशा साधारणीकरण है। चित्त के एक लय और एक तान, वो और मैं एक ही हूं, ऐसी अनुभूति साधारणीकरण है। आचार्य श्याम सुंदर दास की दृष्टि विषय की अपेक्षा विषयी पर केंद्रित रही, दृष्टि विषय की अपेक्षा विषयी पर केंद्रित रही है, ध्यान रखना। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर नगेंद्र के मत को भी देख लेते हैं। अपने ग्रंथ रस सिद्धांत में साधारणीकरण की पर्याप्त चर्चा की है। साधारणीकरण कवि की अपनी समस्त अनुभूति का होता है। नगेंद्र ने कहा कि साधारणीकरण केवल एक दो चीजों का नहीं है, कवि की समस्त अनुभूति का ही क्या होता है मित्रों, साधारणीकरण होता है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी क्या कहते हैं, इनके अनुसार साधारणीकरण वास्तव में कवि कल्पित समस्त व्यापार का होता है, वही अपनी समस्त अनुभूति, और ये कहते हैं कवि कल्पित समस्त व्यापार का क्या होता है मित्रों, साधारणीकरण होता है, केवल किसी पात्र विशेष का नहीं। इस तथ्य को न समझने के कारण ही साधारणीकरण के प्रश्न पर निरर्थक विवाद होते हैं। इस बात को समझ लेना चाहिए कि साधारणीकरण एक बात नहीं, कवि कल्पित समस्त बातों का क्या हो जाता है, साधारणीकरण हो जाता है, और सहृदय सामाजिक जो है वो रस की अनुभूति कर लेता है अच्छे से। तो निष्कर्ष ये है मित्रों, देख लीजिएगा, भट्ट नायक कहते हैं भावकत्व व्यापार का साधारणीकरण होता है। बहुत मोस्ट है, छोटी सी बात है, सारी चीजों को यह समाहित कर दिया। आचार्य विश्वनाथ और श्याम सुंदर दास कहते हैं सहृदय सामाजिक के चित्त का होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं आलम्बनत्व धर्म का होता है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कवि कल्पित समस्त अनुभूति का होता है। ठीक है, कवि कल्पित समस्त अनुभूति का होता है। और आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी क्या कहते हैं, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जो है मित्रों, देखिए आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी क्या कहते हैं, नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं, है ना, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं कवि कल्पित समस्त, कवि कल्पित समस्त व्यापार का साधारणीकरण होता है। कवि कल्पित समस्त व्यापार का, देखिए कवि कल्पित जो है समस्त व्यापार का ही क्या होता है, साधारणीकरण होता है। तो ये पांचों बड़े महत्वपूर्ण है मित्रों, ध्यान रखिएगा। आशा करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर नहीं भी लगी तब आपने पूरी देख ही ली है। अनुभूति आपकी है, प्रयास मेरा है ना। आपकी अनुभूति आप अपनी तरह से अभिव्यक्त कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप सब लोगों से जुड़ता हूं, और मैं मेरी माँ हिंदी की सेवा करता हूं। इसने मुझे बहुत दिया है, और ये मैं बिल्कुल सार्वजनिक मंच पर कह रहा हूं, माँ हिंदी ने मुझे बहुत दिया है ना। माँ भारती का बेटा भी हूं, और माँ हिंदी ने मुझे बहुत संपोषित किया है। आप तक पहुंचने का जरिया मेरा माँ हिंदी रही है, इसलिए मैं प्रणाम करता हूं आप सबकी उपस्थिति को, माँ भारती को, माँ हिंदी को, है ना। मेरी भाषा, अपनी भाषा, सबकी भाषा है ना। तो आइए मिलकर काव्य शास्त्र की इस रथ यात्रा को आगे बढ़ाएंगे, है ना। और आप चिंता ना करें, अब कल से जो क्लास है सेकंड ग्रेड कॉन्सेंट्रेट होगी, बिल्कुल चिंता नहीं करें। और आप सभी जो है पीडीएफ वगैरह चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कीजिए। मधुरम हिंदी क्लास को शेयर, लाइक और जो भी आपको लगता है सब्सक्राइब करना हो करिए। जय श्री राम, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मिलते हैं कल फिर 1 बजे।